जो पहला टॉपिक होगा ये हमारा सेल एंड टिश्यू होगा। उसके बाद हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे जो आप लोग को वहां पर इतने अच्छे से नहीं पढ़ाए होंगे। और कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आप सबको मैक्सिमम डाउट होता है क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग वर्गीकरण डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक थर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो जो टॉपिक वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं हुआ है यहाँ पर उसे हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर बाद में वो सारे टॉपिक पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर एक और चीज, हम आपको पूरा टिश्यू पढ़ाएंगे, उत तक पूरा डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको कोशिका विभाजन भी पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन भी पढ़ाएंगे, और सेल डिवीजन को हम सिंपली वीडियो के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करें। सिलेबस बताइए। चलिए सिलेबस का हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। तो क्या इंग्लिश विद रानी मैम में ही हमारी पूरी क्लासेस होंगी? क्या लग रहा है? ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। 100 क्लास हम आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाले हैं। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है आप लोगों को पता है? क्या शर्त है ये पूरे बैच पढ़ाने के लिए? शर्त ये है कि आप लोग को डेली यहाँ पे प्रेजेंट रहना है और डेली ऐसे ही मेरा एनर्जी बढ़ाना है। आप सबको पता है ना, आप लोग मेरे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस है। आप लोग जितने एनर्जी से रिप्लाई करेंगे उतने एनर्जी से हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए एक और चीज बस आपको बता दे, 3 दिन जो क्लासेस होंगी वो इंग्लिश विद रानी मैम में होगी। उसके बाद 3 दिन के बाद जो अगली क्लासेस होंगी, जो रिमेनिंग क्लासेस होंगी वो यूसी लाइव चैनल पर होगी, यूसी लाइव यूट्यूब चैनल पर होगी। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके 3 दिन बाद मेरी क्लास इस चैनल पर देखे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। बिल्कुल हम कलर चेंज कर देंगे। अभी जैसे ही ये स्लाइड चेंज होगा अपने आप कलर भी चेंज हो जाएगा, तो परेशान मत होइए आप लोग। जी मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, वीक में 5 दिन क्लास होगी, मतलब वीक में आप लोग 5 दिन हमसे मिलने वाले हैं। टाइमिंग चेंज कीजिए। वैसे टाइमिंग ये सही है मेरे लिए, शायद ये मेरे लिए क्या आप लोग के लिए भी ये सही है। खाना पीना खाकर आराम से लेटे होंगे और आराम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा क्या है? तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक नहीं है, सब लोग बोलेंगे ये बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन ये इतना आसान भी टॉपिक नहीं है जितना हम लोग इसे समझते हैं। और ये टॉपिक कौन सा है? ये हमारा सेल कोशिका टॉपिक है। चलिए एक चीज और हम आपको बस बता दें, आखिरी चीज, आज का जो पीपीटी है वो इंग्लिश में है, पर अगली क्लास से ये गलती नहीं होगी। अगली क्लास से इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीपीटी मिलेगा। तो प्लीज परेशान नहीं होइएगा हिंदी वाले। हिंदी वालों का भी हमने ध्यान रखा है, कल से जो पीडीएफ होगा, पीपीटी होगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जी बिल्कुल दीपू, हमने आपकी बात पहले ही समझ ली ना कि अभी आपको ये दिक्कत आएगा, और हमने आपको बता दिया कल से दोनों में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक, इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव चैनल पे अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेल टॉपिक, कोशिका टॉपिक है। तो क्या लगता है ये कोशिका क्या होती होगी, ये सेल क्या होती होगी? तो आप सबको पता है वी आर लिविंग, हम लोग सजीव हैं। सजीव क्यों हैं? तो हम लोग खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, पाचन होता है, हम लोग सांस लेते हैं, हार्ट बीट वगैरह बनती है। ये सब निशानी किसका है कि हम लोग लिविंग है, हम लोग सजीव हैं। और जितने भी सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं, इनकी सबसे छोटी इकाई ये सेल होगा, ये आपकी कोशिका होती है। तो अगर सिंपली पूछा जाए व्हाट इज सेल, ये कोशिका क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यह हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? ये हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अगर हमारे बॉडी में कोशिका ना हो, हमारा बॉडी नहीं बन पाएगा, हमारा शरीर नहीं बन पाएगा। तो इन सिंपल हम लोग क्या कह सकते हैं? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या है? इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यह हमारे जीवन का आधार है। अगर कोशिका ना रहा, हमारे बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए और हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये कैसा बिल्डिंग ब्लॉक है, आखिर ये क्या काम करता होगा, किसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। तो चलिए आप सबको पता होना चाहिए, अगर कोशिका नहीं होगी क्या हमारा जीवन बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारे जीवन की बायोलॉजिकल यूनिट होती है। क्या होती है? ये हमारे जीवन की बायोलॉजिकल जीवात्मक इकाई है।
तो ये लाइफ प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, इसीलिए ये क्या होगा, ये हमारी जीवात्मक इकाई है। अब चले देखिए, आप लोग बताइए क्या कोशिका हमारे बॉडी का फॉर्मेशन करता होगा? बताएं आप लोग, क्या सेल हमारे बॉडी को फॉर्मेशन करेगा? तो आप सबको पता है अगर सेल ही नहीं होगा हमारा शरीर नहीं बन पाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्या है? ये हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट है। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारी संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब पूरी बॉडी का संरचना किसके कारण होगा? सेल के कारण होगा। तो ये भी आप लोग का बायोलॉजिकल यूनिट होगा। ये क्या है? ये हमारा संरचनात्मक इकाई है। अब चलिए बताइए अगला, अगर नेक्स्ट पूछे क्या सेल का कोई कार्य होता होगा, क्या कोशिका का कोई कार्य होगा? तो आप सबको पता है ना, अगर कोशिका काम ना करे हमारा बॉडी काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारी फंक्शनल यूनिट भी होता है। क्या है? ये हमारी क्रियात्मक इकाई भी है। तो इन सिंपल हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज सेल, ये कोशिका क्या होती है? तो ये हमारे जीवन की जीवात्मक, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ये हमारे जीवन की सबसे छोटी बायोलॉजिकल यूनिट होगा, स्ट्रक्चरल होगा, इसके साथ साथ क्या है, ये हमारा फंक्शनल यूनिट भी है। तो ये आप लोगों को पता चला व्हाट इज सेल, ये कोशिका क्या है। तो आप लोग बताइए सेल पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे करता होगा? जी हमें पता, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमसे पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर कुछ तो अलग पढ़ाएंगे, सब कुछ वही नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बताइए आप लोग, अगर सिंपली पूछे कोशिका हमारे जीवन का निर्माण कैसे करेगा, ये हमारे शरीर का फॉर्मेशन कैसे करेगा? तो देखिए अब सबको पता होना चाहिए, जो सेल है ना, सेल सबसे छोटी इकाई है। जो कोशिका है, कोशिका सबसे छोटी इकाई है। जैसे ही आपका कोशिका जुड़ता है, कोशिका के ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इससे हम लोग टिश्यू नाम से जानते हैं। किस नाम से? इससे हम लोग उत्तक नाम से जानते हैं। तो कोशिका जुड़ेगा, ये फॉर्मेशन किसका करेगा? ये आपके टिश्यू, आपके उत्तक का निर्माण करेगा। ये सब कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे। क्या होता है टिश्यू, आपका कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ब्लड क्या है, आप लोग का बोन्स क्या है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेल जुड़ा, सेल फॉर्मेशन किसका करेगा? ये हमारे उत्तक का निर्माण करेगा। अब देखिए जैसे आपका उत्तक जुड़ा, उत्तक फॉर्मेशन किसका करता है? तो ये हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है। किसका? ये हमारे अंगों का निर्माण करता है। तो आपका टिश्यू जुड़ा, टिश्यू जुड़कर फॉर्मेशन किसका करेगा? ये हमारे ऑर्गन्स, जैसे मान लीजिए आप लोग के नर्व जुड़ रहे हैं, तंत्रिका जुड़ रहे हैं, ये निर्माण किसका करेगा? ये हमारे नर्वस सिस्टम, सिंपली ये हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए ऑर्गन जुड़ा, कई सारे ऑर्गन जुड़कर फॉर्मेशन किसका करते हैं? ये हमारे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका? ये हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जब आपके कई सारे अंग जुड़ेंगे, ये निर्माण किसका करेंगे? तो ये हमारे अंग तंत्र का। और फाइनली जब आपके ऑर्गन सिस्टम जुड़ेंगे, इनसे फॉर्मेशन किसका होगा? इससे आपके बॉडी, आपके शरीर का निर्माण होगा। तो सेल जुड़ा, आपका टिश्यू का निर्माण किया, टिश्यू जुड़ा, ऑर्गन का निर्माण किया, ऑर्गन जुड़ा, आपका अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र जुड़ा, ये किसका निर्माण करेगा? ये हमारे शरीर का निर्माण करेगा। तो आप लोग बताइए, अगर सिंपली आप लोग से पूछा जाए अगर हमारा सेल ना हो क्या बॉडी का फॉर्मेशन बनेगा? बताइए आप लोग। जी एसएससी किंग, थैंक यू सो मच। तो आप लोग पहले तो ये बताइए, अगर कोशिका ही ना रहे क्या हमारे शरीर का निर्माण होगा? तो नहीं हो सकता ना, विदाउट कोशिका आपका टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, और यहां से हमारे शरीर का निर्माण नहीं होगा। तो आप लोग बताइए, क्या ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है? बताइए आप लोग, क्या ये हमारे जीवन का आधार है या आधार नहीं है? क्या लगता है आप लोग को, कोशिका जीवन का आधार है या नहीं है? तो बिल्कुल ये हमारे बॉडी का आधार है। अगर सेल ना हुआ आपका बॉडी नहीं बनेगा। तो इन सिंपल क्या कह सकते हैं? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की आधारभूत इकाई होती है। क्या होगा? यह जीवन की आधारभूत इकाई है। तो बताइए, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज। जी बिल्कुल वीजे, हिंदी में भी कल से पीडीएफ मिल जाएगा आपको, परेशान नहीं होइए। आज सिर्फ इंग्लिश में है, कल से ये गलती नहीं होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए बताइए, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज
कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? जैसे हम आपको सबका अध्ययन पढ़ाएंगे, उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कोशिका के अध्ययन को सेल बायोलॉजी कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता होना चाहिए, जब भी हम लोग कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसका फंक्शन वगैरह डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग साइटोलॉजी नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हम लोग कोशिका विज्ञान नाम से जानते हैं। तो जी बिल्कुल, सबने सही आंसर दिया। जब भी पूछा जाए स्टडी ऑफ सेल, आप लोग कह सकते हैं ये हमारा कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी है। तो ये हमने डिस्कस कर दिया, ये सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है। तो अब चले आगे क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी भी बहुत कुछ जानना है, जैसे इसकी खोज किसने की होगी, कब खोज हुई होगी, कोशिका के अलग अलग पार्ट जो है, कोशिका का जो थ्योरी है, ये सब आप लोग का कब डिस्कवर हुआ होगा। जी बिल्कुल नाहिदा, लास्ट में एमसीक्यू भी होगा। तो चलिए अगला देखा जाए, डिस्कवरी मतलब इनकी खोज कब कब हुई। तो क्या लग रहा है, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी? कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? जिन्होंने क्वार्क पे खोज की थी, जो प्लांट का छाल होता है उस पे कोशिका की खोज की थी। तो चलिए बताएं जल्दी से। बिल्कुल सबका आंसर सही है। वर्णिका डैशिंग इस टाइम हमें लग रहा है थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, पर जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप सबको पता होना चाहिए, सबसे पहले कोशिका कब डिस्कवर हुआ था? आपका 1665 में, 1665 में कोशिका डिस्कवर हुआ था और इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। तो क्या लग रहा है, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी होगी वो सजीव कोशिका थी या फिर मृत कोशिका थी? बताइए आप लोग, ये आपका लिविंग सेल था या फिर डेड सेल था? तो देखो, वो पेड़ की छाल थी ना, और पेड़ की छाल से जो कॉर्क बनाया गया था वो डेड कोशिका थी। वो कैसी थी? वो मृत कोशिका थी। तो जब भी पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की या फिर मृत कोशिका की खोज किसने की, आप लोग क्या आंसर देंगे? ये रॉबर्ट हुक थे, और इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कोशिका विज्ञान के जनक भी कहते हैं। तो जी बिल्कुल सबका आंसर सही है, इन्होंने मृत कोशिका खोजी। तो क्या कोई ऐसा होगा जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की हो गई, मतलब कोई तैरता हुआ सेल होगा, उसको डिस्कवर किया होगा, और इनको किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग सूक्ष्म विज्ञान के जनक नाम से भी जानते हैं। तो बताइए आप लोग, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? सूक्ष्म विज्ञान के जनक, और इन्हें क्यों कहा जाता है वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो जी बिल्कुल ओम प्रकाश, आपका आंसर सही है। नाहिदा, बाबू, सॉरी बिट्टू, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। सत्या, विकास, आप सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। जी लॉर्ड, आपका भी आंसर सही है। तो देखिए 1665 मतलब 9 साल बाद एक और कोशिका की डिस्कवरी हुई, और ये कोशिका कैसी थी? तो ये आपका तालाब में ऐसी फ्रीली तैर रही थी, और फ्रीली तैरने का मतलब ये आपका सजीव कोशिका था। और सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो जब भी आपसे पूछा जाए लिविंग सेल की खोज, सजीव कोशिका की खोज, आंसर आप लोग को पता है, ये हमारे ल्यूवेनहॉक है। इसके अलावा इन्होंने किसकी किसकी खोज की? तो आपको पता होना चाहिए, जीवाणु की भी खोज किसने की थी? जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, इनकी भी खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग सूक्ष्म विज्ञान के जनक भी कहते हैं। तो इन्होंने जीवाणु की खोज की, इसलिए क्या हो गए, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, ये स्पर्म की भी खोज किए थे, ये शुक्राणु की भी खोज किए थे। तो ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारी डिस्कवरी की हुई है, और बहुत सारी डिस्कवरी में सजीव कोशिका की खोज हो गई, शुक्राणु की खोज हो गई। इसके साथ साथ आपको पता है जीवाणु की भी खोज किसने की थी? तो ये आप लोग के ल्यूवेनहॉक ही थे। तो 2 आपको फादर पता चल गया ना, 2 जनक पता चल गए, और 2 जनक किसके किसके? तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक, ये आप लोग को पता चल गया, और कोशिका विज्ञान के जनक, ये भी आप लोग को पता चल गया। अच्छा ये बताइए,
एक कोशिकीय जीवों की खोज किसने की थी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की खोज किसने की थी? जी लॉर्ड। अभी वो, चलिए बहुत अच्छा था, ये भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जब वैक्यूल पढ़ाएंगे तब आपको ये आंसर देंगे। जी प्रियंका शिहाग, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। आपका तो आंसर वैसे भी हमेशा सही रहता है। चलिए बताइए, एक कोशिकीय जीवों की भी खोज किसने की थी? तो जब इन्होंने जीवाणु की खोज की, हम लोग क्या कहेंगे? तो एक कोशिकीय जीवों की भी खोज आपके ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। तो ये सब आप लोग को पढ़ाया गया, किसने किसकी खोज की थी, आप लोग का जीवाणु की खोज किसने की, सजीव कोशिका, ये सब कुछ हमने आप लोग को डिस्कस कर दिया। तो देखिए इसमें और भी चीजें दिया गया है, जैसे सेल थ्योरी की खोज, तो ये आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ये सेल थ्योरी क्या होता है, कोशिका का सिद्धांत क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गया, कोशिका की खोज समझ आ गया, कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो अब चलिए बताइए, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछे, आगे पढ़ाने से पहले हम आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ह्यूमन में भी मेल की लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? सेल थ्योरी 4 साइंटिस्ट, वैसे सेल थ्योरी में मेनली 3 साइंटिस्ट हैं, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे। फादर, चलिए बताइए आप लोग, हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल, लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल पूछ रहे हैं, नाहिदा ओवम कैसे होगा? ओवम तो नहीं होना चाहिए ना, ओवम तो मेनली फीमेल का होता है। स्पर्म सेल, स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल होता है ना, आप सबको तो पढ़ाया जा चुका है कि जो शुक्राणु होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। हम आपसे लार्जेस्ट सेल पूछ रहे हैं, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका मेल की कौन सी है? सब लोग स्पर्म ही क्यों आंसर दे रहे हैं भाई? स्पर्म सबसे बड़ा सेल होता है, पढ़ाया जा चुका है ना कि स्पर्म जो है वो सबसे छोटा सेल होता है। चलिए नवीन ने सही आंसर दिया, वैसे बिल्कुल सही आंसर है नवीन का, तो ये भी डिस्कस कर लिया जाए। जी प्रियांशु, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। किडनी, किडनी सेल कब से हो गया? हमने तो जो पढ़ा है वो किडनी ऑर्गन पढ़ा है। यहाँ पे एक बोल रहे हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा मेल में, ह्यूमन में होता है, मतलब कुछ भी ह्यूमन में शुतुरमुर्ग का अंडा आ जाएगा। ऐसे ऐसे चीजें मत बताया कीजिए आप लोग। यकृत लिवर ऑर्गन होता है ना, जितना तो हमने पढ़ा है लिवर ऑर्गन होता है, लिवर कोई सेल थोड़ी होता है, कोशिका थोड़ी होता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। और नेक्स्ट क्या डिस्कस करें कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? नेफ्रॉन नहीं होता है नितिन सिंह, किसने बता दिया? नेफ्रॉन जो है वो लार्जेस्ट सेल है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है पूरे अर्थ में? यहाँ पर हम लोग ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं। तो पूरे अर्थ पे सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग होता है। क्या होगा? ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है और इसका साइज बहुत बड़ा है, और आप लोग देख सकते हैं ये अप्रॉक्स 6 इंच लंबा होता है और 3 पाउंड इसका वेट होता है। तो जब भी पूछा जाए लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ, पूरे अर्थ पे, पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, ये ऑस्ट्रिच एग होगा, ये शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ऐसे अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो देखिए दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ये एक बैक्टीरिया होता है, ये एक जीवाणु होता है, और जीवाणु का नाम क्या है? ये माइकोप्लाज्मा है। तो जब भी पूछा जाए पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, ये एक जीवाणु का है, और जीवाणु का नाम क्या है? ये माइकोप्लाज्मा है। तो क्या माइकोप्लाज्मा को किसी और नाम से भी जानते हैं? बताइए आप लोग, क्या माइकोप्लाज्मा का कोई और नाम होता है? बिल्कुल सबने सही आंसर दिया। इसी को हम लोग PPLO नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से? इसी को PPLO भी कहते हैं। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO? तो P का फुल फॉर्म, आपका पहले P का फुल फॉर्म प्लूरो हो जाएगा, अगले P का फुल फॉर्म क्या हुआ? ये आपका निमोनिया है। L फॉर क्या है? ये आपका लाइक होगा। O फॉर क्या है? ये हमारा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO? आप सबको पता चला, ये आपका प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। तो एक आपका जीवाणु है जो निमोनिया के जीवाणु जैसा होता है,
और इसी को हम लोग PPLO भी कहते हैं। तो आप लोग को हमने बता दिया, चाहे माइकोप्लाज्मा हो चाहे PPLO हो, ये लगभग दोनों सेम है और ये सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? ये सबसे छोटी कोशिका है और इसका साइज आप लोग को पता है कितना होता है? ये आपका 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर बहुत माइन्यूट सा साइज होता है। तो ये हमने आप लोगों को बता दिया क्या है सबसे बड़ी कोशिका, क्या है सबसे छोटी कोशिका। तो अब हम लोग आते हैं ह्यूमन पे। अब सब पूरी दुनिया में बता दिया, अब हम लोग मानव पे आते हैं। तो क्या लगता है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? अच्छा, जो लोग हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हम एक चीज बताना चाहते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल प्लीज टेल। अच्छा, कोशिका का डिस्कवरी हमने नहीं बताया था कि कोशिका की डिस्कवरी कब हुई थी, किसने की थी। ऑलरेडी हमने आपको ये पढ़ा रखा है। चलिए बताइए, हमने आप लोग से क्या पूछा। अच्छा, जो लोग हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। वैसे ये पूछना तो नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट? क्या लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट इसमें कोई डिफरेंस होता है? लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबा। तो क्या ये दोनों सेम ही है या दोनों में अंतर होता है? जी लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और लोग आंसर दीजिए। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट दोनों वर्ड सेम होता है या कोई अंतर है? देखिए, लार्जेस्ट सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू वेट ये सबसे बड़ा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डायमीटर सबसे बड़ा हो सकता है। लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है? लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे लंबा। तो आप सबको पता है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड है। लार्जेस्ट बिल्कुल अलग है, लॉन्गेस्ट बिल्कुल अलग है। तो जब आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, यहाँ पे लॉन्गेस्ट नहीं पूछ रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, वैसे आप लोग में से मैक्सिमम लोगों को याद होगा कि ह्यूमन की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? ये ओवम होता है। ओवम या फिर इसी को हम लोग एग सेल नाम से जानते हैं और हिंदी में किस नाम से जानेंगे? इसे अंडाणु नाम से जानेंगे। तो जब भी पूछा जाए मानव की सबसे बड़ी कोशिका, ये क्या हो जाएगा? ये ओवम होगा, इसी को अंडाणु भी कहते हैं। विकास, नर्व सेल लॉन्गेस्ट होता है ना। नर्व सेल जो तंत्रिका कोशिका है ये लॉन्गेस्ट होता है। लार्जेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट क्या होगा? ये ओवम होगा, ये अंडाणु हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्या मेल में ओवम होता है? आप लोग बताइए, क्या मेल में अंड कोशिका होती है? मेल में अंड कोशिका नहीं होती। तो जब भी पूछा जाए जो मेल है, नर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो देखिए मेल में दोनों सेम होता है, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट दोनों पूछा जाए, इसका आंसर क्या है? ये आपका नर्व सेल होगा। क्या होगा? ये आपका तंत्रिका कोशिका होगा। तो देखा जाए मेल में दोनों आपका सेम ही है, लॉन्गेस्ट भी सेम होगा, लार्जेस्ट भी सेम होगा और इसको किस नाम से जानते हैं? इससे हम लोग तंत्रिका कोशिका नाम से जानते हैं। तो फीमेल के लिए ओवम अलग से है, बाकी अगर मेल की बात करें जिसमें दोनों सेम है, लॉन्गेस्ट भी सेम होगा, लार्जेस्ट भी सेम हो जाएगा। तो ये हमने आप लोग को बता दिया क्या होता है लॉन्गेस्ट, क्या होता है लार्जेस्ट। अब चलिए बताइए, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? फीमेल बताएंगे, मेल इसका आंसर नहीं दें, सिंपली मेल में नहीं बताना, आप लोग को फीमेल में बताना है। फीमेल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? फीमेल में सबसे छोटी कोशिका, क्योंकि हमें पता है, अभी हम आपसे पूछेंगे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो आप लोग तुरंत आंसर दे देंगे स्पर्म, शुक्राणु है। बिल्कुल सही आंसर है। अगर इन जनरल ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो इन जनरल आप लोग को पता है जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। लेकिन आप लोग ये बताइए फीमेल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? थोड़ा अलग हो गया ना, अभी तक तो हमने ये बताया नहीं था। अच्छा, ग्रेन्यू, फिर से स्पर्म आप लोग आंसर दे रहे हैं, आरबीसी होगा। अब व्लॉग बोल रहे हैं आरबीसी होगा, एक बार दोबारा सोच लीजिए। प्रियंका सिहाग भी बोल रही है आरबीसी। प्रियंका, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, चलिए कोई बात नहीं, और लोग भी आंसर दीजिए। इन जनरल सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है। लेकिन अगर कभी आप लोग से ये पूछ दिया जाए, स्पेशली ये पूछ दिया जाए
फीमेल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो जो लोग आरबीसी आंसर दे रहे हैं, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, ब्लड में कितने प्रकार के सेल होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन ब्लड? हमारे खून में टोटल कितने प्रकार के सेल होते हैं? अब सबको पढ़ाया जा चुका है ना। मेनली 3 प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन सा? आपका एक आरबीसी है जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, लाल रुधिर कोशिका कहते हैं। एक डब्ल्यूबीसी है जिसे हम लोग श्वेत रुधिर कोशिका कहते हैं। तीसरा हमारा कौन सा है? ये हमारा प्लेटलेट, ये हमारा बिंबाणु होता है। तो आप सबको पता है ब्लड में 3 प्रकार की कोशिका है, और ये 3 प्रकार की कौन कौन सा? लाल रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका, तीसरा आपका बिंबाणु है। तो क्या लग रहा है इन तीनों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू साइज, अगर हम लोग आकार के अकॉर्डिंग बात करें, इन तीनों में सबसे छोटे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? तो आप सबको पता होना चाहिए जो आरबीसी है ये हमारा 6.5 से 8 माइक्रोमीटर का है, आपका 6.5 to 8 माइक्रोमीटर का है। जो डब्ल्यूबीसी है ये अप्रॉक्स 12 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। जो प्लेटलेट है ये आपका 2 से 4 माइक्रोमीटर का होता है। तो आरबीसी 6.5 से 8 माइक्रोमीटर है। डब्ल्यूबीसी क्या हुआ? डब्ल्यूबीसी 12 से 20 माइक्रोमीटर का है, जबकि आपका प्लेटलेट 2 से 4 माइक्रोमीटर का है। तो क्या आपका आरबीसी सबसे छोटा सेल हो सकता है फीमेल में? आप लोग बताइए, क्या रेड ब्लड सेल फीमेल में सबसे छोटी कोशिका हो सकती है? फीमेल में सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होगा या प्लेटलेट होगा? अब तो क्लियर हो गया होगा कि लाल रुधिर कोशिका सबसे छोटी कोशिका फीमेल में नहीं होगा। ये आंसर क्या होगा? आपका प्लेटलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल। लिखिए, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, मादा में सबसे छोटी कोशिका। लिखिए, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, मादा में सबसे छोटी कोशिका। ये कौन सा होगा? ये आपका प्लेटलेट, बिंबाणु होता है। तो देखिए आप लोग अगर गूगल भी करेंगे ना, गूगल में भी ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। आप लोग कहीं भी गूगल करें उसमें यही लिखा गया है कि फीमेल में सबसे छोटा आरबीसी है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज बता दिया कि सबसे छोटा आरबीसी नहीं होगा, ये हमारा प्लेटलेट होगा, ये हमारा बिंबाणु हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? नहीं, कौन है यहाँ पे कालका? या हमें आज इस टाइम थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, पर कोई नहीं, ये पेड बैच नहीं, ये बिल्कुल फ्री बैच है जी, बिल्कुल। तो यहाँ तक क्लियर? अब आगे बढ़े। तो हमने आपको बता दिया सेल क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, आप लोग का सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, मेल में कौन सा है, फीमेल में कौन सा है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया। तब चलिए देखिए जी, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, क्यों पीडीएफ नहीं मिलेगा? तो अब आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बताइए टोटल कितने प्रकार के सेल होते हैं? अगर इन सिंपल पूछा जाए कोशिका कितने प्रकार की होती है? आज जो क्लास होगी वो आपका 11 बजे के आसपास तक होगी, 11 से 5 मिनट पहले छूट सकता है, उससे पहले नहीं छूटेगा। और एक चीज हम आपको बता दें, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है तेजस्वी? थ्रोम्बोसाइट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट। जो प्लेटलेट है ना, उसका वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, सेम ऐसे प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट नाम से जानते हैं। तो जी बिल्कुल सबने सही आंसर दिया। कोशिका मेनली 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? ये मेनली 2 प्रकार की। और 2 प्रकार की कौन सी? तभी आप लोग बोलेंगे एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय होता है। ऐसा नहीं है, एक आपका प्रोकैरियोटिक होगा, अगला क्या होगा? अगला आप लोग का यूकैरियोटिक होगा। तो चलिए अगला हम लोग क्या डिस्कस करें? टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन कह सकते हैं प्रियंका सिहाग, ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, कि जो भी आप लोग के झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बेसिस पे हम लोग इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, जो भी कोशिका है, कोशिका को हमने कितने भाग में डिवाइड किया? इसको मेनली हम लोग 2 भाग में। पहला कौन सा है? तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी में हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसे हिंदी में हम लोग प्रतिकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। क्या होगा?
ये हमारा प्रतिकेंद्रकीय कोशिका है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा सेल कौन सा है, तो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक को अगला हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। तो क्या लग रहा है ये दोनों क्या होता होगा, प्रोकैरियोटिक क्या होता होगा, आप लोग का यूकैरियोटिक क्या होता होगा, एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा दूसरे में नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर है कमल। और लोग बताइए क्या होता है अंतर इन दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, एक में प्रोटीन है एक में नहीं है, चलिए ये भी सही है। और लोग आंसर दीजिए। अब ये मत बोल दीजिएगा कि एक सेल है एक नहीं है, ये मत बोल दीजिएगा आप लोग। जी बिल्कुल प्रियंका, आपका भी आंसर सही है। कोशिका झिल्ली, रजवी क्या बताना चाहते हैं, किसमें कोशिका झिल्ली होगा किसमें कोशिका झिल्ली नहीं होगा। वैसे एक चीज बता दे तो कोशिका झिल्ली सारी कोशिकाओं में होता है, कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है। आपने थोड़ा सा गलत कर दिया, कोशिका झिल्ली की जगह आपको केंद्रक झिल्ली कहना चाहिए था, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहना चाहिए था। डैशिंग सेल वॉल का डिफरेंस होता है, नहीं भाई सेल वॉल का डिफरेंस नहीं होता है। अगर सेल वॉल का डिफरेंस होता तो प्लांट जो है, प्लांट आपका प्रोकैरियोटिक में आ जाता, जो एनिमल है वो यूकैरियोटिक में आ जाते। ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, सेल वॉल का डिफरेंस नहीं होता है। चलिए और लोग बताइए। चलिए आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, पर एक चीज और सुन ले, क्लास में जो भी आप लोग पढ़ेंगे हम दूसरे दिन पूछते भी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़े कल तक उसे भूल जाना है, तो कल तक भी उसे याद रखना है, बिकॉज बिना रिवीजन के हम लोग कल की क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है प्रोकैरियोटिक। तो इसको हम लोग मेनली दो तरीके से समझेंगे, हम हमेशा इसको दो तरीके से समझाते हैं। पहले वर्ड्स के अकॉर्डिंग समझे, और वर्ड्स के अकॉर्डिंग किसमें, प्रो का मतलब क्या है, कैरी ऑन का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, आप लोग के कैरी ऑन का मतलब क्या है। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक है ना, प्रोकैरियोटिक मेनली आपके दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला जो वर्ड है ये आपका प्रो वर्ड है, और सेकेंड वर्ड क्या है, ये हमारा कैरी ऑन है। तो देखिए प्रो का मतलब क्या है, तो ये हमारा प्रिमिटिव हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा प्राथमिक अवस्था है। तो देखिए सिंपली प्रो, इसका मतलब प्राथमिक अवस्था। अब देखिए व्हाट इज कैरी ऑन, कैरी ऑन क्या होता है, तो कैरी ऑन ये आपके न्यूक्लियस के लिए रूट वर्ड होता है। किसके लिए, ये आपके केंद्रक के लिए रूट वर्ड होता है। तो दोनों को मिलाकर देखिए व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, इन सिंपल आप लोग कह सकते हैं वो सारी कोशिका जो पूरी तरह डेवलप नहीं होती हैं, जो पूरी तरह विकसित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक जो है वो प्राथमिक अवस्था का होता है। मतलब केंद्रक पूरी तरह बना नहीं होता है, वो प्राथमिक अवस्था का होता है। इसी को किस नाम से जानेंगे, ये हमारा प्रोकैरियोटिक है। तभी हम आपको समझाते हैं क्या होता है प्रोकैरियोटिक। अब चले देखिए नेक्स्ट, बिल्कुल ये सीरियस के लिए भी है। अब चले देखिए यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, तो यू इसका मतलब आपका ट्रू होता है। आगे आपका कैरी ऑन लगा है, कैरी ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, अगेन आपका ये न्यूक्लियस होगा, आपका केंद्रक हो जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूकैरियोटिक, आप लोग कह सकते हैं ऐसी कोशिका जिसमें आप लोग का सत्य केंद्रक होता है, मतलब डेवलप्ड केंद्रक होता है, इसे हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग को समझ आया, आप लोग को समझ आया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है। तो हमने वर्ड्स के अकॉर्डिंग समझाया और हमें पूरा भरोसा है आप लोगों में से किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं क्या होता है। महेश, कैरी ऑन का मतलब केंद्रक होता है। अभी हम आपको बताएं केंद्रक क्या है, तो जो कोशिका है ना उसके बीच में एक भाग होता है जिसमें हमारा डीएनए होता है, जिसमें हमारा आरएनए होता है, इसी भाग को हम लोग केंद्रक कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम लोग न्यूक्लियस नाम से जानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आप लोग का एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आपका एक यूकैरियोटिक सेल है। तो आपको क्या लगता है दोनों सेल में आनुवंशिक पदार्थ होगा कि नहीं होगा, तो आप सबको पता है ना दोनों में आनुवंशिक पदार्थ होगा, चाहे आपका प्रतिकेंद्रकीय हो चाहे सुकेंद्रकीय हो, दोनों में क्या उपस्थित होगा, आपका डीएनए उपस्थित होगा। तो ये मान लेते हैं प्रोकैरियोटिक, इसमें आपका डीएनए उपस्थित है, ये आपका यूकैरियोटिक है, इसमें भी डीएनए उपस्थित है। लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोग को, इन दोनों में मेन डिफरेंस। तो देखिए
जो यूकैरियोटिक है ना, उसका जो डीएनए वो एक ही जगह पे होता है। और एक ही जगह पे क्यों होगा? तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या है? इसकी चारों तरफ एक झिल्ली उपस्थित होता है। इस झिल्ली को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इससे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? इससे हम लोग केंद्रक झिल्ली नाम से जानते हैं। तो जो भी आप लोग का यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में डीएनए के चारों तरफ एक झिल्ली उपस्थित है, जो आपका केंद्रक झिल्ली, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन होने की वजह से डीएनए एक जगह फिक्स होता है। और इस एरिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इसी को हम लोग केंद्रक नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसी को हम लोग न्यूक्लियस नाम से जानते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डीएनए पूरे सेल में छितरा हुआ नहीं है, डीएनए एक ही जगह उपस्थित है। ये पूरे एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सुकेंद्रकीय कोशिका है। तो क्या लग रहा है? क्या प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होगी? आप लोग बताइए, क्या प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होगी? तो इसमें जो डीएनए वो किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं रहता। इन सिंपल, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता है। और कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, इसका केंद्रक डेवलप नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो अगर अब आप लोग से पूछे इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, चलिए बताइए, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? और सब तो डिफरेंस हम आपको बताएंगे, अभी के लिए बताइए इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? किसका मेन डिफरेंस होगा? न्यूक्लियस का मेन डिफरेंस है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है? क्या लग रहा है आप लोग को? केंद्रक का मेन अंतर है या फिर केंद्रक झिल्ली का है? अच्छा, अभी भी आप लोग बोलेंगे केंद्रक का मेन अंतर है या फिर यहाँ पे झिल्ली का मेन अंतर है? मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली का मेन डिफरेंस है। आप लोग का प्रेजेंस होगा केंद्रक झिल्ली तो ये यूकैरियोटिक बना देगा, एब्सेंट होगा तो क्या बनाएगा? ये आपका प्रोकैरियोटिक बना देगा। तो बिल्कुल सही, सबने आंसर दिया। अगर सिंपली पूछे प्रोकैरियोटिक में तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होगा? तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। तो बताइए इन दोनों में से साइज किसका बड़ा होता होगा? आपका यूकैरियोटिक बड़ा होगा या प्रोकैरियोटिक? चलिए आंसर दीजिए आप लोग। इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता होगा? अकॉर्डिंग टू साइज कौन सा बड़ा होगा? यूकैरियोटिक होगा या फिर प्रोकैरियोटिक? तो आप लोग देख रहे हैं ना, यूकैरियोटिक प्राथमिक कोशिका है, मतलब ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है, इसमें कई सारे उपांग नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, यहाँ पे गोल्जी बॉडी वगैरह कुछ भी उपस्थित नहीं होता है। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम चीजें प्रेजेंट नहीं है, इसका साइज क्या होगा? हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा स्मॉलर होता है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया। आपको पता होना चाहिए जो प्रोकैरियोटिक है ये हमेशा स्मॉलर होते हैं, ये हमेशा छोटे होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। क्लियर हुआ? ये हमेशा छोटे होंगे यूकैरियोटिक सेल से। अब देखिए अगला डिफरेंस इसमें क्या है। तो आप लोग बताइए, अगर सिंपली आप लोग से पूछे इन दोनों में से कौन सी कोशिका है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता होगा? चलिए बताइए, इनमें से कौन सी कोशिका है जिसमें झिल्ली से घिरा हुआ उपांग उपस्थित होगा? ये प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा? क्या होना चाहिए? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया आपका मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। सेम ऐसे देखिए गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल वगैरह, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब आपके मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो देखा जाए जो प्रोकैरियोटिक है इसमें झिल्ली से घिरा हुआ उपांग नहीं उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। सारे क्या होंगे? झिल्ली से घिरा हुआ उपांग होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर नेक्स्ट हम आप लोग से पूछे जो आप लोग का प्रोकैरियोटिक है इसमें कौन से टाइप का राइबोसोम उपस्थित होगा? चलिए बताइए आप लोग, प्रोकैरियोटिक में कौन से टाइप का राइबोसोम होगा और यूकैरियोटिक में कौन से टाइप का राइबोसोम होगा? आंसर दीजिए आप लोग। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम, बिल्कुल लॉर्ड आपका आंसर सही है, तेजस्वी का भी आंसर बिल्कुल सही है। और लोग आंसर दीजिए। पैसन का भी आंसर बिल्कुल सही है, मैक्सिमम लोग का आंसर बिल्कुल सही है।
और लोग आंसर दीजिए। अगर सिंपली आप लोग से पूछे प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कौन से प्रकार का होगा, तो आप लोग बोलेंगे ये राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम एक पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो बिल्कुल गीता, राम, राना, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। ARS का भी आंसर बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप का राइबोसोम होता है। कौन से टाइप का? इसमें 70S टाइप का होगा। जबकि यूकैरियोटिक में कौन से टाइप का होता है? ये हमारे 80S टाइप का होता है। तो सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। छोटा राइबोसोम होगा जो प्रोकैरियोटिक में होगा, बड़ा राइबोसोम होगा जो किस में होगा? ये आप लोग के यूकैरियोटिक में होगा। तब एग्जांपल बता दीजिए जल्दी जल्दी। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक? व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल क्या क्या होंगे? और आंसर हमें देंगी तेजस्वी डैशिंग रोशन। बड़ा अच्छा नाम है। चलिए और लोग और भी राना आप भी आंसर दीजिए। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक? आपके प्रति केंद्रकीय के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? राना गलत आंसर है। राना ही है ना? नहीं, रूना गलत आंसर है। बिल्कुल लॉर्ड आपका आंसर सही है। और लोग आंसर दीजिए। और लोग जी, प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक होगा। किसने बता दिया कि प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक होता है? क्या प्लांट सेल में केंद्रक नहीं प्रेजेंट होता है? प्लांट में केंद्रक होता है, पादप कोशिका में केंद्रक होता है। तो क्या एग्जाम्पल होना चाहिए? आप कहां से हो वो भी बता देंगे भाई। पहले इसका तो आंसर दीजिए, मेरे क्वेश्चन का तो आंसर दीजिए आप लोग। चलिए देखिए आप लोग का जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का मेन एग्जाम्पल क्या है? तो जो जीवाणु होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक। जीवाणु क्या होंगे? जीवाणु आप लोग के प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल या फिर इसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल होगा? तो ये भी आप लोग के प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल होगा। हमने आप लोगों को बता दिया जीवाणु हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इसी के साथ साथ जो आर्की होते हैं, आर्की भी आपके बैक्टीरिया की तरह जीव हैं, ये भी किसके एग्जाम्पल होंगे? तो हम लोग कह सकते हैं, कहाँ चला गया भाई? तो आर्की भी किसके एग्जाम्पल होंगे? ये भी आपके प्रोकैरियोटिक हैं। तो बताइए यूकैरियोटिक में क्या आएगा? बिल्कुल विकास, आपने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। तो यूकैरियोटिक एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? तो जितने भी एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये आप लोग के यूकैरियोटिक हो जाएंगे। जो प्लांट्स है, प्लांट्स जो पादप होते हैं, ये भी क्या होंगे? ये भी आपके यूकैरियोटिक होंगे। जो फंगस होता है, कवक होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी आपका यूकैरियोटिक होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो एल्गी होते हैं, बाकी जो शैवाल होते हैं, ये भी किसके एग्जाम्पल होंगे? ये भी आप लोग के यूकैरियोटिक होंगे। तो बताइए अमीबा किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? जी प्रियंका बिल्कुल सही आंसर है। तो बताइए आप लोग अमीबा किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? आप लोग बोलेंगे अमीबा एक कोशिकीय है, तो अमीबा आप लोग के प्रोकैरियोटिक में जाएगा। पर क्या सच में ये प्रोकैरियोटिक में जाएगा? बताइए जल्दी से। अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ, जी बिल्कुल लॉर्ड, इस जो है वो फंगस में आ जाएगा। बाकी जो हमने एक क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिए आप लोग। अमीबा इज द एग्जाम्पल ऑफ, कोई बात नहीं, जो नए स्टूडेंट है वो पढ़कर जान लीजिए। अच्छा, अमीबा प्रोकैरियोटिक में आना चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप लोग? अमीबा न्यूक्लियस होता है, उसमें केंद्रक होता है। देखिए अमीबा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? अमीबा प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। और प्रोटोजोआ में आप लोग की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सब आपके यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल होते हैं। तो इन सब में केंद्रक उपस्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका यूकैरियोटिक है। तो आप लोग बताइए क्या सारे एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं? आंसर दीजिए आप लोग। क्या सारे एक कोशिकीय, क्या सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं? ऐसा नहीं है ना, अमीबा यूनिसेलुलर है, पर ये एग्जाम्पल किसका होगा? ये आप लोग का सिंपली यूकैरियोटिक एग्जाम्पल होगा। किसका? ये यूकैरियोटिक एग्जाम्पल है। तो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यहां तक बता दिया ना प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो चलिए 3 मिनट आप लोग जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं
जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, वैसे हमें जितना पता है 70 to 80% लोग ऑलरेडी मेरे बारे में जानते हैं कि मेरा नाम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सबको पता है। तो देखिए, जो लोग नहीं जानते हैं, नाम तो पता चल गया होगा, सबा नाम है और कानपुर में अभी हम रहते हैं। अभी हम आपको कानपुर अपने घर से ही पढ़ा रहे हैं। अब आप लोग, कई सारे लोग का हमने कमेंट देखा था, कई सारे स्टूडेंट ने पूछा था मैम क्या आप रानी मैम की बहन है, या रानी मैम से पूछ रहे थे क्या सबा मैम आपकी बहन है। तो देखिए, ये कोई नया सवाल नहीं है, ये सवाल हम लोगों से 2016 से पूछा जा रहा है। और 2016 से क्यों? तो जब हम लोग दोनों पैरामाउंट में पढ़ाते थे, तब से हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप दोनों बहन हैं। तो देखिए, वैसे बहन नहीं है, लेकिन हाँ, बहनों जैसा ही रिश्ता है और हम लोग एक साथ बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे कई सारे लोग कानपुर से आ गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे कानपुर से हैं, अच्छी बात है। 2016 मतलब 8 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो अलग बात है कि हम किसी और कोचिंग में पढ़ाते थे, पर जानते हैं हम लोग तब से है। अच्छा, ऐसा है कमल, चलिए अच्छी बात है। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो पहली बार हमसे पढ़ रहा है? बहुत सारे लोग तो हैं जो हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन ऐसा है जो पहली बार हमसे पढ़ रहा है? उमेश, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक ही जगह पढ़ाया जाए। अच्छा, सीहू ने, बहुत सारे लोग पहली बार भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, पहली बार पढ़ने वाले लोग, क्या लग रहा है हम आपको पढ़ा पाएंगे? वैसे हमें पूरा भरोसा है कि चाहे बिगिनर हो या कोई भी हो, हम सबको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। हमें भरोसा है कि हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो जो लोग हमसे पहली बार पढ़े, आज पढ़कर अच्छा लगा, लग रहा है कि आप लोग को समझ आएगा, क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग। वैसे मैक्सिमम लोग अभी तक जितने भी हमसे पढ़े हैं, वो मेरे नोट्स, अगर आप लोग मेरा नोट्स पढ़कर जाएं तो हमें पूरा भरोसा है 80 to 90% आंसर आप लोग सही दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन तो यहाँ पर है, पर क्वेश्चन अभी तक सेल वॉल वगैरह पढ़ाया नहीं गया है, तो उससे क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी लिख कर आए थे, आप लोग के लिए करवा के लाए थे, पर आप लोगों ने कोशिका वृत्ति नहीं पढ़ा है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, जो रानी मैम का टेलीग्राम चैनल है, उस पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, कल से अच्छा पढ़ा रहे शिवानी, थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम लोग कल से ये स्टार्ट करेंगे दोबारा, जो भी आज तक जहाँ तक पढ़ा है उसके आगे हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सेल थ्योरी, ये कोशिका का सिद्धांत क्या है, कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, और इस आप लोग का हिंदी में भी कल से पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिले कल फिर से 10 बजे, सब लोग प्रेजेंट रहिएगा। तब तक सबको थैंक यू सो मच, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, सबको थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच क्लास।